जय श्री राम। स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आप भाई भाई को लड़ाने की नीति पर ये चल रहे हैं। हमारी सीबीआई जांच न करवा दे। मुद्दे की चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव की। लगभग 2 से 3 महीने का वक्त और जनता में बढ़ती रुचि। ऐसे में चुनाव की सरगर्मी और भी तेज हो चुकी है। वहीं हर पार्टी अपनी अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। ऐसे में अब ये जानना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव में किस तरह की सरकार को जनता ज्यादा देखना पसंद करेगी। और इसी विषय पर आम जनता की राय जानने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे बहराइच और जाना वहां के लोगों के मन की बात कि कैसे होनी चाहिए इस बार की सरकार। मैं हूं अजमल शाह। जैसा कि आपको पता है, यूपी में विधानसभा चुनाव है 2022 में। कुछ ही दिन बचे हैं 2022 में विधानसभा चुनाव। ऐसे में चुनावी सरगर्मी तेज है। हर पार्टी अपनी रोटी सेकने में लगी हुई है। और आपको बता दें कि देश हो या प्रदेश, सभी में देश और प्रदेश को दोनों को आगे बढ़ाने में व्यापारियों की अहम भूमिका होती है। ऐसे में आज हम आ पहुँचे हैं व्यापार मंडल में। व्यापार की मंडी है, इसमें कई दुकानें हैं, जिसमें आज हम पूछेंगे व्यापारियों से सवाल कि 2022 में आने वाले जो सरकार कैसी चाहती है और मौजूदा सरकार ने कैसे कार्य किए और कैसे इस सरकार से सहमत हैं। तो अगर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अध्यक्ष जी, व्यापारियों में महंगाई से बहुत ही रोष रहा और महंगाई एक अहम मुद्दा है। ऐसे में व्यापारियों ने इसका विरोध क्यों किया? व्यापारियों ने विरोध बहुत अपने स्तर से किया, संजीदगी से किया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, व्यापार का पूरा तो सत्यानाश हो गया है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो गई है कि लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष ने क्या महंगाई के खिलाफ ऐसा कोई आंदोलन किया जिससे कि सरकार को जनाया? देखिए, महंगाई के खिलाफ और जो व्यापारियों की समस्या है इसके खिलाफ सरकार के साथ समस्या है। ये जो लोकतांत्रिक प्रोसेस में जो आवाज़ उठाने का तरीका है उसको दबाना चाहिए। आप खुद के लिए, अपने आप के लिए वो जगह खाली रखते हैं कि वो कोई भी प्रदर्शन कर लें। वो प्रदर्शन क्या, वो कोई भी प्रोग्राम कर लें। प्रधानमंत्री बड़े से बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन जब व्यापारी खड़ा होता है और आम लोग खड़े होते हैं या किसी भी पार्टी की, जमहूरियत में सबको ये आज़ादी है कि वो अपनी बात रखें आगे। जब वो खड़े होते हैं तो आप इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि वो प्रदर्शन नहीं हो पाता है। ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा, ये भी मैं कहूँ हिंदुस्तान में ये इतिहास रहा है कि ये पहले भी होता रहा है। बैठे तारिक भाई कांग्रेस के हैं, उनके रजीम में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उस वक्त भी इस तरीके की चीज़ें होती थी, लोगों को रोका जाता था कि आप ये ना करें वो ना करें। तो यहाँ पर ये सवाल उठाना, मैं सवाल भी एक भाजपा का कहना तो है कि असल जो देश को प्रगति पहुँचाने का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ वो 2014 के बाद स्टार्ट हुआ। एक बात मैं यही कहना चाहता हूँ भाई कि एक बात भाजपा के भी लोग बैठे हैं, मुझे एक बात भाजपा की बड़ी अच्छी लगती है। अब आप सोचेंगे मुझे क्या बात अच्छी लग सकती है। 2014 और 2017 से पहले भारत में कुछ था ही नहीं। हम लोगों के पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, हम लोग पत्ते बांध के घूमते थे। यहाँ बहराइच में भी कुछ नहीं था, ये सब हिमालय की पठारें थी। यहाँ तेज़ हवाएं चलती थीं, घाघरा घाट का पुल भी नहीं था। जो कुछ भी बना, ना कुतुब मीनार था, ना ये नदियाँ थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब केंद्र में मोदी जी आए 2014 में, तब ये सब बना। एक सुन लीजिए, तब ये सब बना। और 17 में जब योगी जी आए तब तो बिल्कुल कानून व्यवस्था उससे पहले बिल्कुल ख़राब थी। 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था। तो 2 बाबा हैं, एक बड़े बाबा एक छोटे बाबा, दोनों लोगों ने जादू किया सबके। किसी का तो कहना है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हमने बनाया। उत्तम प्रदेश कहाँ बनाया? कितनी घटनाएं हुई है।
ये जो घटनाएं हुई हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि डेटा पे बात नहीं होती है। ये जो घटनाएं हुई हैं, आपने वही कहा, मैं यही बात बार बार रखता हूँ कि आप लॉ एंड ऑर्डर को एक मुद्दा बनाकर आगे बढ़ते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कितना ख़राब रहा है। पुलिस वाले लोगों को जाते हैं, उनको मार देते हैं, उनको डिटेन करते हैं, बेवजह लोगों को रखा जाता है। ये क्या है? ये क्या है? पुलिस को ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ नहीं, मैं इस तरीके की एक घटना नहीं है। अगर गिनाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। अभी अभी वो पूरी लिस्ट लेके बैठे तो गिनाने लगूंगा तो अभी 1 2 3 4 5 6 वो जो लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक पुलिस डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसका मामला है। सरकार की जिम्मेदारी ये है कि वो एक पॉलिसी भी तो मांगती है। नहीं, वो माफी जो मांगी प्रधान, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए, अब एक मिनट का 2 मिनट का समय दे दीजिए मुझे, मैं अपनी बात रख दूँगा। 4 स्टेज पे समस्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या, राष्ट्रीय समस्या, राज्य की समस्या और लोकल लेवल पे समस्या, जिला लेवल पे समस्या। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या समस्या है? भारत की छवि धूमिल हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कैसे धूमिल हुई है? यहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, किसान के प्रदर्शन हो रहे हैं, CAA NRC पे इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, सरकार उस पर बिल्कुल चुप रही है। आप जो अंतर्राष्ट्रीय अखबार हैं, वो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, लंदन टाइम्स हो, उनको आप उठा के देखिए, वो वहाँ छापते हैं यहाँ स्थिति खराब है। आप इतनी जल्दबाजी में थे कि आप अमेरिका चले गए और ट्रंप के लिए प्रचार करने लगे। आप जो हिंदुस्तान की मूल की महिला थी कमला हैरिस, उसने अपना ट्वीट तक नहीं किया कि आप मिलने आए थे। आपको पता है ये बात? आप जाइएगा और सर्च करिएगा। उसके बाद आते हैं, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है? मैं सुनिए वहीं पे आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री होता क्या है? वो बोर्ड का अध्यक्ष है। कैबिनेट एक बोर्ड है, समझ लीजिए बात। वो बोर्ड का अध्यक्ष है, सिर्फ इतना ही। कैबिनेट क्या है? मंत्रियों का बोर्ड है और वो उस बोर्ड का अध्यक्ष है। अब अध्यक्ष ने क्या किया? बोर्ड के बगैर बोर्ड के सनसनीखेज पहला फैसला नोटबंदी, नोट बंद। उसके जिम्मेदार कौन है? नोटबंदी का फैसला कौन करेगा? RBI जिम्मेदार है उसके लिए। RBI का आदमी आएगा, बोलेगा। सनसनीखेज फैलाने के लिए आपने कहा रात में 12 बजे नोट बंद। फिर आप आए, आपने कहा अब किसान बिल वापस। कौन सी कैबिनेट की मीटिंग है? कौन सी कैबिनेट की मीटिंग? उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री की डिफिनीशन समझिए, वो इस बोर्ड का अध्यक्ष है। बोर्ड की मीटिंग हुई, पहले फैसला। एक पूरी कमेटी बनेगी और कमेटी के बाद मैं फिर कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी का मतलब होता है संवाद, बात करना, चर्चा करना। 1 मिनट लोकसभा चलाने का 3 से 4 लाख रुपया खर्चा आता है, लोकसभा और राज्यसभा। किसान रो रहे थे इतने दिन से, हजारों किसान मर गया, आपने तब नहीं चर्चा की। आप सो रहे हैं, सवेरे उठे और कह दिया कि सब ऐसा है, किसान बिल वापस। फिर आपने कह दिया आप नोट वापस। अब आप कुछ दिन बाद कह दोगे हम तो झोला उठाने जा रहे हैं। आप तो बार बार यही कहते हो, झोला उठा के निकल कहते ना, तो आप पता नहीं चले गए। अब तीसरा स्टेज पे आ रहा हूँ, वो स्टेट है। अभी आया कि आप तीसरे इंडेक्स आया, आप तीसरे सबसे ज़्यादा गरीब हो। तीसरे सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट हुआ, देखा आपने? उत्तर प्रदेश। देखा आपने? नहीं देखा? आप तो पत्रकार हैं, आपको सब पता होगा। आप तीसरे सबसे ज़्यादा गरीब स्टेट हो। अब आप बताइए, गरीबी निकाली गई 3 मानकों पर, एजुकेशन पर, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उस पर, ठीक है, और आपके स्वास्थ्य पर। 3 मानकों पर निकाली गई। वो बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, सुन लीजिए पहले। ये 3 मानकों पर निकाली गई। आपने इंडेक्स में निकाला कि आप तीसरे सबसे बड़ा। यहाँ दिक्कत क्या है? चलिए निकाला, हम तीसरे सबसे ज़्यादा। अब एक स्टेप बता दीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट उठाने जा रही है उसको दूर करने के लिए। एक स्टेप जानते क्या हुआ? अभी न्यूज़ है, दिसंबर में सत्र होने जा रहा है विधानसभा। गिरावट हुई नहीं पेट्रोल में? नहीं, पेट्रोल में गिरावट हुई, वो तो वहाँ से उन्होंने बढ़ाया था, सिर्फ चुनाव आ रहा है इस वजह से धीरे धीरे लोगों को। कल 100 रुपये कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ा, वो बढ़ावट नहीं देते। एक तरफ ले रहे, हम ये दे लें और ये दे दें, लीजिए, अब बराबर हो गया। कॉमर्शियल सिलेंडर का जब प्राइस बढ़ता है, कितनी बड़ी दिक्कतें होती है। वो मजदूर जो दिल्ली में रहता है, वो होटल पे खाना खाता है, वो 30 रुपया प्लेट खाता था, अब वो 50 रुपये प्लेट खाएगा। कैसे खाएगा? क्या है? कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया तो लोग खुश हो गए। कैसे खुश हो जाएंगे? इतने महीनों से भी पूरी कोरोना काल से राशन मुफ्त मिल रहा है। देखिए, राशन मुफ्त मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि देश की समस्या, देखिए सुनिए, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? अगर हम विपक्ष हैं तो जो समस्या है उसको रखना, और जो पक्ष में लोग हैं वो उसको एड्रेस करें। यहाँ दिक्कत ये है कि ये उन समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहते। बात समझिए, वो जो आवाज़ है आपके पास हम फिर से आएंगे, लेकिन उससे पहले हम और लोगों से भी चर्चा कर लें।
हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। जैसा कि कल अभी अरविंद केजरीवाल आपके दिल्ली मुख्यमंत्री का बयान आया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है हार रही और अखिलेश यादव जीते, लेकिन अभी गठबंधन की इस पर पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से आप गठबंधन करेंगे, और क्या आने में जब आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो किस बेस पे आप जनता से बात करेंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो परिस्थितियाँ हैं उत्तर प्रदेश की और देश की, इन परिस्थितियों में जितने भी देश को एक रखना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, भाईचारा बनाकर रहना चाहते हैं, उन सभी ताकतों को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्योंकि जो सरकारें हमारी चल रही हैं, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये टोटल बांटो और राज करो अंग्रेजों की नीति अपना करके चल रहे हैं। आप भाई भाई को लड़ाने की नीति पर ये चल रहे हैं। इसको रोकने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि सभी इकट्ठे हों, इनका विरोध करें और इनको सबसे पहले सत्ता से बाहर किया। हमारी पार्टी अगर समाजवादी पार्टी से और किस बेस पे आप यूपी में विधानसभा चुनाव क्या इस तरह से आप बात करेंगे, किस बेस पे? नहीं, हमारी पार्टी अपने जो भी कार्य रहे हैं दिल्ली में, चाहे वो शिक्षा का रहा हो, चाहे स्वास्थ्य का रहा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का रहा हो, CCTV का रहा हो, जितने भी हमारे मुद्दे हैं, पानी, बिजली, हर मुद्दे पर हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और जितनी भी सीटें हमें मिलती हैं गठबंधन होता है और ये अच्छा रहेगा। जितनी सीटों पर हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ और युवा भी यहाँ पर खड़े हैं, जिनसे पूछेंगे कि क्या इन्हें नौकरी प्राप्त होगी सरकार में, या फिर पकोड़े तलने में जो बेसन का प्रयोग होता है वो बेसन भी महंगा हो। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से हसन इश्तियाक साहब मौजूद हैं। जैसा कि सभी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी ने एक ऊर्जा भरने का काम किया और विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में हम इनसे सवाल करेंगे कि क्या ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश की पूरी कमान कांग्रेस पार्टी की संभाले हुए हैं ये प्रियंका, और ये कहाँ तक लेकर जाके पहुँचाने वाली है? तो क्या आप हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैसी अहम भूमिका है? उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी ने जो जनता के हित के लिए जो जनहित में जो मुद्दा उठाया, चाहे वो यहाँ पर किसान की हत्या हुई में, या हाथरस का कांड हो या इलाहाबाद का कांड हो, प्रियंका गांधी ने जनहित में लेकर मुद्दा उठाया और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार से नहीं देते, बल्कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष का रोल इतना अच्छा प्रियंका गांधी ने उठाया कि उसके आगे कोई भी विपक्ष का राजनीतिक दल का नहीं उठाया, क्योंकि वो डर रहा है कि ईडी की जांच भाजपा हमारी न करवा दे, हमारी CBI जांच न करवा दे। लेकिन प्रियंका गांधी ने किसान के लिए, जनता के लिए तमाम मुद्दे उठा गांधी का तो कहना ये भी है लड़की लड़ सकती है। यहाँ लड़की लड़ सकती है, हर लड़की का अधिकार है, और लड़की खुद अपनी ताकत बने। और उसके ऊपर जो आजकल ये खुलेआम बलात्कार इलाहाबाद के अंदर हाथरस में हुआ, ऐसा न हो कि लड़की खुद अपनी बनकर के जमीन के ऊपर अपनी एक पहचान बनावे कि हम लड़ सकते हैं और मेरा अधिकार है, अपना हक ले सकते हैं। और ये सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जो लोकतंत्र का गला घोट रही है, इसके खिलाफ हम लड़ करके किसानों के लिए क्या? किसानों के लिए इससे पहले मनमोहन सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश में माफ किया। आगामी सरकार में किसान जो है आपको 2500 रुपये किलो के हिसाब से जो है, ये आपने बताया गेहूं जो है, ये जो है खरीद के उसको देंगे। किसान जो बेचेगा उसका गेहूँ खरीदेगी। किसानों का जो है बकाया राशि जो है उसको माफ़ कर देंगे पूरी माफ़ तो उसने किया है, जो वादा करती है कांग्रेस पार्टी निभाती है। जैसे 75,000 किसानों का बेटा माफ़ किया। बीजेपी ने गैस दिया तो वो सिलेंडर दिया, वो सिलेंडर घर ही रखे रह गए, 1,000 रुपये महंगी कर दिया। मनमोहन सरकार में 350 रुपये गैस थी। पेट्रोल जो है और डीजल जो है अंतर होता था उसका कि 75 रुपये पेट्रोल तो डीजल जो 80 रुपये।
और आज 110 रुपये पेट्रोल, 110 रुपये डीजल बराबर ये है, आज 200 रुपये किलो कड़वा तेल। ये महंगाई इतनी ज़बरदस्त है कि इस महंगाई के अंदर नौजवान सड़कों के ऊपर है। 10 लाख नौजवानों को वादा किया था मोदी सरकार ने कि हम रोजगार देंगे, नहीं किया, लेकिन नौजवान बेकार है, किसान बर्बाद है, बुनकर तबाह है। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज खुलेआम देख रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, लेकिन खुलेआम बेटियों की खुलेआम रेप हो रहा है और कोई लाइन आर्डर नहीं है और मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं थानों के अंदर। इस जनपद के अंदर भी पता नहीं कितने मुकदमे हैं कि एक ही वर्ग के लोग थाने में बैठा ले गए हैं, बल्कि हर सरकार ने, हर राजनीतिक दलों ने हर थाना अध्यक्षों को, हर जात बिरादरी के लोगों को बैठाला, लेकिन एक ही बिरादरी के लोग यहाँ के ऊपर देख लीजिए आप, 10-10 थाना अध्यक्ष एक ही बिरादरी का है। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कप्तान बैठ करके खुद उनका कोई काम नहीं, और यहाँ के एडिशनल एसपी काम करते हैं, कप्तान खाली काट के उड़े हुए हैं और केवल ऊपर बड़े नेता राजनीतिक दल, यहाँ के लोग भाजपा के सत्ताधारी को कहने के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और जनपद के अंदर सरकार। मतलब युवाओं का कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। ऐसे में हमारे साथ एक युवा बैठे हैं तारीफ की, इनसे पूछेंगे क्या सच है ये? क्या सवाल? धर्म की राजनीति युवाओं का कहना है धर्म की राजनीति। बार बार आपका जो शुरुआत वो आपके पाकिस्तान और जिन्ना के नाम से ही, कभी भी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल देखते हैं जानकारी के लिए, कभी कभार देखते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि इनकी बात जिन्ना और हमारे देश का नाम लिए बगैर होती नहीं। जिन्ना कौन थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। आपकी पार्टी आरएसएस और जनसंघ, जो मैं बात कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड है, आम आदमी पार्टी के लोग बैठे हैं। संजय सिंह साहब ने अभी इस बात को बहुत डिटेल में रखा है, जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वही बात रख रहा हूँ मैं, अगर किसी और की बात रखता हूँ तो कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि आपके जो श्यामा प्रसाद ने मुस्लिम लीग से मिलकर 3 स्टेटों में, जब अंग्रेजों का शासन था तब भी चुनाव 3 स्टेट में सरकार बनाई, हमने बनाई। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसकी तारीफ की, हमने की। किसी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, आपके पार्टी के लोग जाते हैं वहाँ पर, आप खुद ही उनको तैयार करते हैं, जिन्ना की बात आप ही लेके आते हैं और फिर बगैर पाकिस्तान और जिन्ना के नाम लिए आपका काम ही नहीं चलता। आप मुद्दों पे यहाँ के जो हिंदुस्तान के मुद्दे हैं, मैं वही गिना रहा था, उन पे बात नहीं करना चाहते, जवाबदेही नहीं देना चाहते। मीडिया का रोल भी सवाल है, लोग उनके बंधे हुए चैनल देखकर, जो जिन चैनलों का मैं नाम ले लूँगा, उनको देखकर रात में सो जाते हैं और उनको लगता है कि सब ठीक है। सब बिल्कुल ठीक नहीं है, स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखिए बाहर इस जो कवच है, इससे लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो जो कवच पहना दिया गया है कुछ तथाकथित न्यूज़ चैनलों का, उससे बाहर निकलें और देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने भारत की क्या छवि है और वो कैसे रखते हैं। अभी वो न्यूज़पेपर यूं पलट रही थी, एकदम कुछ नहीं मिला था उनको, देखा था वो वाला वीडियो, पूरे भारत ने देखा होगा, कुछ नहीं मिला वहाँ के मीडिया में। क्यों ऐसा किया? आप ये सब मुद्दे, और एक बात बता रहा हूँ, बहुत अहम बात है, कोरोना भारत में जब आया था तब भी आपने वहाँ प्रोग्राम कराया था ट्रम्प साहब का, और उस टाइम यूएस में बहुत ज़्यादा, यहाँ एक भी कोरोना के केसेस नहीं थे। क्या ज़रूरत पड़ी थी लाखों लोगों को स्टेडियम में इकट्ठा करने की? इतनी ज़रूरी था ट्रम्प का प्रचार करना? हाँ, वो कौन सी कहावत है, फलाने की शादी में वो दीवाने, क्या है, अब्दुल्ला दीवाना। आप बेवजह वहाँ अमेरिका में चुनाव हो रहा है, आप माई फ्रेंड ट्रम्प, नहीं माई फ्रेंड, अगली बार ट्रम्प सरकार, क्या ज़रूरत थी प्रचार का? हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब? एक मुद्दा और, बगल में अफगानिस्तान एक देश है, वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, मीडिया आपकी 25-25 दिन तक वही दिखा रही है, हमसे क्या मतलब?